हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम जीके। तो तैयार हैं आंसर्स की बौछार करने को? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की बौछार। लेकिन उससे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर के वीडियो में जो मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, उसका पहले आंसर समझ लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की बौछार की ओर। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद किससे संबंधित नहीं हैं? ऑप्शन ए था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी था नौजवान सभा, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जो है इन तीनों संगठनों में से संबंधित हैं। राइट, ये था एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की बौछार की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व कब भंग नहीं किया गया है? ऑप्शंस इसमें हैं। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1979 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब 1970, 1977, 1979 में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है। और कब कब किया गया है लोकसभा को समय से पूर्व भंग? तो टोटल 8 बार भंग किया जा चुका है समय से पूर्व। कब कब हुआ है? 3 तो ये हो चुके, 1970, 77 और 79। और अगला जो हुआ था वो 1984 में हुआ था। फिर उसके अगला जो हुआ था वो नवंबर 1989 में हुआ था। उसके अगला जो हुआ था वो मार्च 1991 में हुआ था। और उससे अगला जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। और लास्ट हुआ था जो अप्रैल 1999 में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही करता है। राइट, प्रधानमंत्री के एडवाइस के बिना वो नहीं करता है। बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है ये समझ लो कि राष्ट्रपति का जो एडवाइजर होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। जाहिर सी बात है वो राष्ट्रपति सलाह लेगा ही लेगा प्रधानमंत्री से किसी भी काम को करने से पहले। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन तीनों का राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। राइट, और कुछ जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए तथ्य। देखिए, हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य बनने के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 28 राज्य रह गए और 2 और जुड़ गए केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन और आगे जब बढ़ते हैं समय के साथ, तब जो दादरा नगर हवेली है और दमन और दीव, इनको एक कर दिया गया।
तो 9 से घट करके रह गए केवल 8 ही केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अब केवल हमारे देश में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन है। और वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक तो है पुडुचेरी, जहाँ की केवल एक ही सीट है राज्यसभा की, और दूसरा है दिल्ली, जहाँ की 3 राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटें, और तीसरा जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? ऑप्शन ए है चित्रा रामकृष्ण, ऑप्शन बी है स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है अरुंधति भट्टाचार्य, और ऑप्शन डी है चोकिला अय्यर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं। ओके। और जो चित्रा रामकृष्ण हैं तो ये पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कहाँ की? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो पहली महिला सीईओ हैं वो हैं चित्रा रामकृष्ण। और जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं ये पहली चेयरपर्सन है एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और चोकिला अय्यर जो हैं ये हैं पहली विदेश सचिव, भारत की पहली महिला विदेश सचिव जो हैं वो हैं चोकिला अय्यर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी है मेन रहीम रेखा, ऑप्शन डी है ड्यूरंड रेखा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ कौन थे? तो ये एक अंग्रेज था। ओके, उसी ने कुछ समय के जो कि भारत में कभी इसने समय कुछ भी नहीं बिताया था, एकदम अनजान था, और उसको अंग्रेज़ों ने सौंप दिया भारत पाकिस्तान को बंटवारा करने के लिए। उसने किया था अनबुझ आदमी, कौन बताए इन लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। मैकमोहन रेखा जो है ये किसके किसके बीच है? तो ये भारत और चीन के बीच में है। और मेन रहीम जो रेखा है वो रूस और फिनलैंड के बीच में है। और ड्यूरंड तो आपको कुछ लोगों को तो पता होगा, ड्यूरंड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक रेखा है, ड्यूरंड रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से भारतीय समाचार एजेंसी नहीं है। ऑप्शन ए है यूएनआई, ऑप्शन बी है यूनिवार्ता, ऑप्शन सी है पीटीआई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका मतलब कि यूएनआई, यूनिवार्ता और पीटीआई ये तीनों की तीनों भारत की समाचार एजेंसी हैं। एक समाचार भारती भी भारतीय एजेंसी है। अब इनका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। यूएनआई का यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है फुल फॉर्म, यूनिवार्ता तो यूनिवार्ता ही है, पीटीआई का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का जो फुल फॉर्म है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है द हेग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क जो है वो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहाँ पे। और यूनाइटेड कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में
कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है ये कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। और जो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है वो 17 एकड़ में फैली हुई है और 39 मंजिल है। 39 मंजिल मतलब कि 39 स्टोरी, मंजिला जो भी आप कहते हो, मुझे नहीं मालूम। और इस जो 17 एकड़ ज़मीन है इसको किसने दिया, ये ज़मीन जो है किसी एक आदमी ने फ्री में दे दिया था, यानी कि दान कर दिया था। और उस आदमी का तो नाम जानना अब हमारा दायित्व बन जाता है। तो उस आदमी का नाम था जॉन डी रॉफ, मैं फिर से बोल देता हूँ, जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर नाम के जो आदमी थे उन्होंने 17 एकड़ ज़मीन जो है दान में दे दी थी यूनाइटेड नेशन को हेडक्वार्टर बनाने के लिए। और इसी जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, इसी में ही सचिवालय भी है। ओके, और चलिए जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में उनका नाम जान लेते हैं। देखिए, एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि महासभा, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और चौथा है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट, और पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां और अंतिम है प्रन्यास परिषद यानी कि ट्रस्टशिप। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का जो न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका जो हेडक्वार्टर है वही केवल मतलब कि न्यूयॉर्क के बाहर है, बाकी सारे के सारे न्यूयॉर्क में ही हैं। तो इसका जो संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर वो है द हेग, नीदरलैंड्स में। ओके, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें केवल 5 लोग प्रतिनिधित्व किसी देश का कर सकते हैं, लेकिन उनका वोट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माना जाएगा। ये नहीं कि 5 लोग गए तो 5 को प्रतिनिधित्व 5 ठो दे दिया जाए, ऐसे नहीं है। 5 जाओ, 4 जाओ, 3 जाओ, 2 जाओ, 1 जाओ, लेकिन वोट केवल एक ही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का प्रथम कंप्यूटर किस शहर में लगाया गया है? भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो किस शहर में लगाया गया था सबसे पहले? ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में सबसे पहली बार जो कंप्यूटर भारत में बना था उसको लगाया गया था। और वो कहाँ पे लगाया गया था? तो वो पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है फेलोक्विनोन, ऑप्शन बी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फाइलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1025, ऑप्शन बी है 1191, ऑप्शन सी है 1192 और ऑप्शन डी है 1194। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1194। ओके, और जान लेते हैं कि देखिए 1025 में इसमें जो गजनवी था, महमूद गजनवी, उसने अटैक किया था। कहाँ पर? सोमनाथ जो टेम्पल थी वहाँ पे अटैक किया था 1025 में।
पहली बार अटैक जो किया था वो आया था 1000 में, और जो फिर उसने गया था वापस तो वो 1027 में गया था। जब 1000 में वो ईस्वी में उसने आया था तो पेशावर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था और वहीं से ही वापस चला गया था, वो आगे नहीं बढ़ा था। फिर बाद में अटैक करते गया करीब 17 बार अटैक किया था। तो 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था और लूट लिया था उसका बहुत, करीब 20 लाख दिनार जो है उसने लूटा था। और जो अंतिम बार उसने युद्ध किया था वो जाटों से युद्ध किया था, भारत में जब अटैक किया था उसने। और फिर इसकी 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब कि युद्ध मरने से 3 साल पहले इसने जाटों से युद्ध करके मरा था। ऑप्शन जो बी है 1191, तो ये तराइन का युद्ध हुआ था, पहला वाला युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ओके, और जो दूसरा युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, 92 में हुआ था। ओके, और जो 94 इसमें 1194 इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था, यानी कि चंदावर के युद्ध में गोरी ने जीत हासिल की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1527, ऑप्शन सी है 1528 और ऑप्शन डी है 1529। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। और 1526 में तो पता होगा पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। और जो ये 1528 का युद्ध था, इसको चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी और मेदिनी राय को पराजय का सामना पड़ा था। और 1529 में जो युद्ध हुआ था वो बाबर और अफ़गान के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और अफ़गानों के बीच, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1539, ऑप्शन बी है 1540 और ऑप्शन सी है 1565, ऑप्शन डी है 1761। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1539। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ओके, और ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कौन लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध जो हुआ था, जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी और हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा था। और जो 1540 है, इसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसको कि कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और शेर शाह को इसमें जीत मिली थी और हुमायूं को हार। 1565 जो है ये ताली कोट का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ताली कोट का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ था। और इसी युद्ध में विजयनगर जो साम्राज्य है उसका डिक्लाइन चालू हो गया था, यानी कि उसका पतन चालू हो गया था इसी युद्ध के बाद ही, इसी युद्ध से ही। और 1761 तो पता होगा सभी को, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। सो फ्रेंड्स, आज का कुछ तो ख़त्म हो गया, क्वेश्चंस और आंसर्स की बौछार हो चुकी जितनी होनी थी। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो कि हमारा और आपका सबसे फेवरेट सेशन है, क्वेश्चन एक पूछने की और उसका आंसर अगले लेक्चर तक वेट करना है आपको। उसका
समय आ चुका है, तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने निम्नलिखित में से किसको पुनर्गठित किया था? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है नौजवान सभा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो प्रीवियस लेक्चर के जो ऑप्शंस थे वही ऑप्शंस इसमें हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग डिमांड कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। और इसका जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने की ओर घड़ी बढ़ रही है, तो चलिए ख़त्म करते हैं। सो टाटा बाय, गॉड ब्लेस यू।